शहर की उस संकरी और पुरानी गली में सन्नाटा इस कदर पसरा हुआ था कि आर्यन के जूतों की आहट भी उसे किसी गहरी साजिश की तरह महसूस हो रही थी। आसमान में बादलों की एक मोटी परत जमी थी, जिससे छनकर आती चांदनी भी धुंधली और ठंडी लग रही थी। आर्यन ने अपने कोट के बटनों को कस लिया, मानो वो उस ठंड से नहीं बल्कि उन यादों से बचने की कोशिश कर रहा हो जो इस गली के मोड़ पर उसका इंतजार कर रही थीं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नमी थी, जिसमें पुरानी लकड़ी और गीली मिट्टी की महक मिली हुई थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे, क्योंकि हर कदम उसे उस अतीत के करीब ले जा रहा था जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ देने का दावा किया था। गली के अंत में वो हवेली खड़ी थी, जो अब एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन आर्यन के लिए वो आज भी उन अनकहे राजों का घर थी जिन्होंने उसके परिवार की किस्मत बदल दी थी। हवेली का मुख्य द्वार अपनी पुरानी भव्यता खो चुका था। उसकी नक्काशीदार लकड़ी पर दीमक ने अपने निशान छोड़ दिए थे। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, एक लंबी और डरावनी चरचराहट की आवाज गूंजी, जिसने आसपास के पेड़ों पर सो रहे पक्षियों को डराकर उड़ा दिया। अंदर का आंगन अब जंगली घास और काई से भर चुका था। उसे याद आया कि कैसे इसी आंगन में कभी नीम का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे उसकी दादी बैठकर कहानियां सुनाया करती थी। वो पेड़ अब सूखकर एक ठूंठ बन गया था, जो अपनी बाहें फैलाकर आसमान से कोई फरियाद कर रहा हो। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां की फर्श की टाइलें अब टूटी फूटी थीं और उन पर जमी धूल की परत यह गवाही दे रही थी कि यहाँ दशकों से किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। दीवार पर लटकी वो घड़ी अब भी वहीं थी, जिसका पेंडुलम सालों पहले रुक चुका था, ठीक उसी वक्त पर जब इस घर की रौनक हमेशा के लिए बुझ गई थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी उन तस्वीरों पर डाली जो अब धूल और जालों की गिरफ्त में थीं। एक तस्वीर में उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वो चमक थी जो आर्यन ने कभी असल जिंदगी में नहीं देखी थी। उसने अपना हाथ उस तस्वीर पर फेरा और उसकी उंगलियों पर धूल की एक मोटी परत चिपक गई। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि समय की वो परत है जो सच को छिपाए बैठी है। हॉल के कोने में एक सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी, जो अंधेरे में कहीं खो गई थी। आर्यन ने उस तरफ कदम बढ़ाए और हर पायदान की चीख उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसके मन का कौतूहल और उस पुराने खत की इबारत उसे रुकने नहीं दे रही थी जो उसे यहाँ तक खींच लाई थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबी गैलरी दिखाई दी, जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। आर्यन को पता था कि उसे कहाँ जाना है। गैलरी के आखिरी छोर पर वो कमरा जिसे बंद कमरा कहा जाता था। उस कमरे का दरवाजा दूसरों से अलग था। उस पर आज भी पीतल का एक भारी ताला लटका हुआ था, जो जंग लगने के बावजूद मजबूती से टिका था। आर्यन ने अपनी जेब से वो पुरानी चाबी निकाली जो उसे अपनी माँ के पुराने संदूक में मिली थी। चाबी ताले में फिट बैठ गई और एक भारी आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बंद और घुटन भरी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात छोड़ा गया था। मेज पर रखा आधा खाली गिलास, बिखरे हुए कागज और वो जलकर बुझ चुकी मोमबत्ती जिसके अवशेष अब भी मेज पर जमे हुए थे। आर्यन ने मेज के पास जाकर उन कागजों को उठाना शुरू किया। वे कोई मामूली कागज नहीं थे, बल्कि वे हिसाब किताब के पन्ने थे जिनमें उस धोखे का विवरण था जिसने उसके दादा की रियासत को जमींदोज कर दिया था। शब्दों के बीच में कहीं कहीं स्याही फैली हुई थी, मानो लिखते समय हाथ कांपे हों। उसने गौर से देखा तो पाया कि उन कागजों के नीचे एक छोटा सा लिफाफा दबा हुआ था, जिस पर उसका नाम लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। वह खत उसके पिता ने अपनी आखिरी रात में लिखा था। खत की पहली लाइन पढ़ते ही आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसमें लिखा था कि सत्य कभी मरता नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करता है। जैसे जैसे वो खत पढ़ता गया, हवेली के बाहर हवाएं और तेज हो गईं। खत में लिखा था कि जिस रात हवेली छोड़ी गई थी, उस रात केवल संपत्ति नहीं बल्कि एक बड़ा राज भी कहीं छिपा दिया गया था। आर्यन की नजर अचानक कमरे के फर्श की ओर गई, जहां एक ढीला पत्थर दिखाई दे रहा था। उसने भारी मेहनत से उस पत्थर को हटाया और नीचे एक लकड़ी का बक्सा पाया। उसे खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें कुछ गहने नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ कानूनी दस्तावेज थे जो साबित कर सकते थे कि असली वारिस कौन है। अब उसके पास वो हथियार था जिससे वो अपने परिवार का सम्मान वापस दिला सकता था, लेकिन वो जानता था कि ये सफर इतना आसान नहीं होगा। खिड़की के बाहर बिजली कड़की और रोशनी के उस पल भर के झोंके में उसने देखा कि आंगन में कोई खड़ा था, एक काली छाया जो उसे ही देख रही थी। क्या वो कोई और था जो इस राज की तलाश में था? आर्यन ने तुरंत डायरी अपने पास रखी और कमरे की बत्ती बुझा दी। अब उसे इस अंधेरे घर से सुरक्षित बाहर निकलना था, क्योंकि वो अकेला नहीं था। हर परछाई अब एक दुश्मन लग रही थी। उसने सावधानी से कदम बढ़ाए, अपनी सांसों को काबू में रखा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। उसे पता था कि आज की रात खत्म होने से पहले उसे बहुत कुछ और जानना है। हवेली की दीवारें अब फुसफुसाने लगी थीं और हर सिसकती आवाज उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी।
ये तो बस शुरुआत थी उस लंबी रात की, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाने वाली थी। हवेली की सीढ़ियां उतरते समय आर्यन को महसूस हुआ कि ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। वह थम गया। क्या वाकई वहां कोई था, या यह केवल उसके मन का भ्रम था? उसने टॉर्च बंद कर दी ताकि उसकी मौजूदगी का पता न चले। अंधेरे में उसकी अन्य इंद्रियां और भी सक्रिय हो गई थीं। उसे लकड़ी के चटकने की धीमी आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीरे, बहुत संभल कर उसकी ओर बढ़ रहा था। आर्यन ने अपनी जेब में रखी उस डायरी को कसकर पकड़ लिया। यह केवल कागजों का पुलिंदा नहीं था, ये उसके पूर्वजों का संघर्ष और भविष्य की चाबी थी। वो जानता था कि अगर ये किसी गलत हाथ में लग गई तो इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। वो दबे पाम हॉल की ओर बढ़ा, जहां बड़ी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी ने कुछ आकृतियां बनाई थीं। वहां पहुंचते ही उसे एक साया दिखा, जो मुख्य द्वार के पास खड़ा था। वो साया लंबा था और उसने एक लंबा चोगा पहन रखा था। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को एक भारी खंभे के पीछे छिपा लिया। वो व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था, शायद वही बक्सा जिसे आर्यन पहले ही निकाल चुका था। अचानक उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उस नन्ही रोशनी में आर्यन ने जो चेहरा देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके चाचा सोमेश थे, जिन्हें पूरा परिवार सालों पहले एक दुर्घटना में मृत मान चुका था। सोमेश की आंखों में एक अजीब सी लालसा थी, एक ऐसी भूख जो केवल सत्ता और संपत्ति की हो सकती थी। आर्यन ने सांस रोक ली। उसे अब समझ में आया कि उसकी माँ हमेशा उस हवेली से दूर रहने की सलाह क्यों देती थी। राज केवल संपत्ति का नहीं था, राज एक जीवित इंसान का था, जो मरकर भी जिंदा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। सोमेश बड़बड़ा रहे थे। वह यहीं होना चाहिए, वह उसे यहीं छोड़ गया था। उनकी आवाज में एक पागलपन था। आर्यन ने सोचा कि अगर वो अभी बाहर निकला तो शायद वो जिंदा वापस न जा पाए। उसने पीछे के रास्ते से निकलने का फैसला किया, जो रसोई के पास से होकर बगीचे की ओर जाता था। लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे हटाया, उसका पैर एक कांच के टुकड़े पर पड़ गया। कड़कने की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। सोमेश बिजली की तेजी से मुड़े। कौन है वहां? आर्यन अब और नहीं छिप सकता था। वो भागने लगा। हवेली के गलियारे, जो पहले उसे केवल पुराने लग रहे थे, अब एक भूल भुलैया की तरह लगने लगे। वो रसोई की ओर दौड़ा, जहां की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। सोमेश उसके पीछे थे। उनके कदमों की धमक अब साफ सुनी जा सकती थी। आर्यन, रुक जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। सोमेश की आवाज अब डरावनी हो गई थी। आर्यन पिछवाड़े के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वह बाहर से बंद था। उसने एक भारी पीतल का बर्तन उठाया और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े उसके हाथों में चुभे, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की और बाहर कूद गया। बाहर की ठंडी हवा और बारिश ने उसे थोड़ा होश में लाया, लेकिन वो रुका नहीं। वो जंगल की ओर भागा, जहां घने पेड़ों के बीच वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की पर सोमेश का चेहरा दिखाई दिया। वे उसे घृणा से देख रहे थे। आर्यन को पता था कि अब खेल बदल चुका है। वो अब केवल एक वारिस नहीं था, वो एक ऐसा गवाह था जिसे रास्ते से हटाना सोमेश के लिए जरूरी हो गया था। वो भागते भागते शहर की मुख्य सड़क पर पहुंचा, जहां रोशनी और गाड़ियों के शोर ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने डायरी को अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया और एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही उसने शीशे से पीछे देखा। हवेली अब दूर धुंध में उजल हो रही थी, लेकिन उसके अंदर के राज अब आर्यन के साथ सफर कर रहे थे। उसने खत का आखिरी पन्ना निकाला, जो उसने जल्दी में नहीं पढ़ा था। उस पर लिखा था, अंधेरा तभी जीतता है जब रोशनी खुद को छिपा लेती है। जाओ आर्यन, इस अंधेरे को खत्म करो। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए आर्यन ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं होगी। उसके पास अब सबूत थे, गवाह थे, और सबसे बढ़कर वो सच था जिसे छिपाने के लिए एक इंसान ने अपनी मौत का नाटक किया था। शहर की जगमगाती रोशनी अब उसे अलग नजर आ रही थी। हर इंसान, हर चेहरा उसे संदिग्ध लगने लगा था। उसे ये समझना था कि सोमेश अकेले नहीं हो सकते, उन्हें किसी न किसी का साथ मिल रहा होगा। वह सीधे अपने वकील दोस्त विकास के घर पहुंचा। विकास उसे इस हालत में देखकर दंग रह गया। आर्यन के कपड़े फटे हुए थे, हाथों से खून बह रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और संकल्प था। आर्यन, ये क्या हाल बना रखा है? विकास ने उसे अंदर बुलाते हुए पूछा। आर्यन ने बिना कुछ बोले वो डायरी मेज पर रख दी। विकास ने जैसे ही उसके पन्ने पलटे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह असंभव है। अगर ये सच है तो शहर के आधे बड़े नाम जेल के पीछे होंगे, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। और मेरे चाचा सोमेश, वे जिंदा हैं विकास, मैंने उन्हें खुद देखा है। विकास के हाथ कांपने लगे। उसने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और कहा, तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। अगर सोमेश को पता चला कि तुम मेरे पास आए हो तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे।
आर्यन ने महसूस किया कि खतरा अब केवल हवेली तक सीमित नहीं था, वो अब उसके हर कदम के साथ चल रहा था। अगले कुछ दिनों तक आर्यन और विकास ने उन दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सोमेश ने कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं और हवेली की आड़ में वे गैरकानूनी धंधे कर रहे थे। डायरी में हर लेनदेन का ब्यौरा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। डायरी के आखिरी हिस्से में एक नक्शा था जो हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा करता था। वहां कुछ ऐसा था जिसे सोमेश किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। आर्यन ने फैसला किया कि वो पुलिस के पास जाने से पहले उस तहखाने का सच खुद देखेगा। उसे पता था कि ये खतरनाक है, लेकिन सत्य की खोज उसे वापस उसी मौत के साए में बुला रही थी। एक हफ्ते बाद आर्यन फिर से उसी पुरानी गली में खड़ा था। इस बार वो अकेला नहीं था। विकास ने कुछ भरोसेमंद लोगों का इंतजाम किया था जो बाहर निगरानी रख रहे थे। आर्यन ने हवेली में फिर से प्रवेश किया, लेकिन इस बार डर की जगह उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने तहखाने का रास्ता खोज लिया, जो पुरानी रसोई के नीचे एक भारी लोहे के दरवाजे के पीछे था। नीचे उतरते ही उसे एक बड़ी प्रयोगशाला और कई संदूकों का ढेर दिखा। उन संदूकों में प्राचीन मूर्तियां और अमूल्य कलाकृतियां थीं, जिन्हें विदेश तस्करी के लिए तैयार किया गया था। ये केवल संपत्ति का विवाद नहीं था, ये देश की धरोहर की चोरी का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट था। तभी पीछे से सोमेश की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शानदार आर्यन, तुमने वो खोज लिया जिसे ढूंढने में मुझे सालों लग गए। सोमेश अंधेरे से बाहर आए, उनके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम इस जानकारी का उपयोग कभी नहीं कर पाओगे। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा और कहा, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता सोमेश चाचा। आपने अपने ही परिवार को धोखा दिया, लेकिन ये हवेली और इसकी यादें आपको माफ नहीं करेंगी। जैसे ही सोमेश ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, अचानक हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ। विकास और पुलिस की टीम अंदर आ चुकी थी। हाथापाई के बीच सोमेश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली की छत का एक हिस्सा जो पहले से ही जर्जर था उनके ऊपर गिर गया। आर्यन ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन धूल और मलबे के बीच सोमेश कहीं खो गए। जब धुआं छटा तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। सभी कलाकृतियां बरामद कर ली गईं। सुबह की पहली किरण जब हवेली की खिड़कियों से अंदर आई, तो वो अंधेरा जो बरसों से वहां छाया था, धीरे धीरे कम होने लगा। आर्यन बाहर निकला, उसके हाथ में अब भी वो डायरी थी। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी राहत की सांस ली। सच्चाई अब सबके सामने थी। हवेली अब एक डरावना खंडहर नहीं, बल्कि न्याय का एक प्रतीक बन गई थी। आर्यन ने तय किया कि वो इस हवेली को फिर से संवारेगा, लेकिन इस बार इसमें राज नहीं बल्कि नई कहानियां और नई उम्मीदें होंगी। उसका सफर कठिन था, लेकिन अंत में उसने वो पा लिया था जो खो गया था, अपने परिवार का गौरव और अपना आत्मसम्मान। शहर की वो पुरानी गली अब खामोश नहीं थी, उसमें अब बदलाव की एक नई आहट सुनाई दे रही थी।